ये वही लोग हैं जिन्होंने सोचा कि जो देश के 88% लोग जो देश के मूल निवासी हैं, जो देखने में छोटे कद के हैं, काले रंग के और सांवले रंग के हैं, ये लोग जो हमारे खेतों में बिना पैसे के 15-15 घंटे काम करते थे, केवल उनको बचा हुआ खाना दिया करते थे, आज वो लोग हमारे बीच में अफसर बन के आ गए हैं। आज वो हमारे बगल में बैठने लगे हैं। आज वो काम के बदले में न्यूनतम मजदूरी मांगने लगे हैं। आज वो जुर्म के खिलाफ बोलने लगे हैं, मुकदमा दर्ज करवाने लगे हैं। इनके पास, इन बेजुबान गूंगे बहरे जो हजारों साल तक बेजुबान थे, इनके पास ये बोलने की ताकत कहां से आ गई? तो उनको पता लगा ये बोलने की ताकत इनको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी है, जिनको हजारों साल तक पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदी थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने उनके पढ़ने लिखने के रास्ते खोल दिए। शिक्षण संस्थानों में उनको रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी। सरकारी नौकरियों में उनके रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी। भारत की राजनीति में उनकी रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी। पढ़ने के रास्ते खुले, पढ़ने लिखने से उनमें ज्ञान आ गया। सरकारी नौकरी के रास्ते खुले तो नौकरियों से घर में थोड़ा पैसा आने लगा। पढ़ने से ज्ञान आया और नौकरियों से थोड़ा पैसा आया और ज्ञान से और पैसे से बोलने की ताकत आ गई। तो उन्होंने सोचा इसका मतलब इनको अगर रोकना है, चूंकि अगर नहीं रोकेंगे, अगर इसी तरह ये लोग पढ़ते लिखते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो उनकी फैक्ट्रियों में और उनके बड़े जो जमींदार हैं उनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे? यही से उन्होंने 40 साल पहले षड्यंत्र रचा, शोषण का षड्यंत्र रचा, आपके बच्चों से शिक्षा छीनने का षड्यंत्र रचा, आपके बच्चों से नौकरियां छीनने का। और उन्होंने धीरे धीरे सरकारी एजुकेशन सिस्टम को ठप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। पूरे देश के अंदर देखते ही देखते पिछले 30-40 सालों में सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ आ गई। प्राइवेट कॉलेज खुलने शुरू हो गए। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, जब हमने आरटीआई से सूचना ली तो पता लगा पिछले लगभग 15 से 20 सालों में पूरे देश के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। सरकारी स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते थे? सरकारी स्कूलों में दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे पढ़ते थे। उनको यह बात रास नहीं आई कि दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, आदिवासियों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे पढ़कर कलेक्टर क्यों बन रहे हैं? इनके बच्चे डॉक्टर क्यों बन रहे हैं? इनके बच्चे इंजीनियर क्यों बन रहे हैं? ये जुल्म के खिलाफ बोलते क्यों हैं? ये न्यूनतम मजदूरी क्यों मांगते हैं? उन्होंने षड्यंत्र रचा और जानबूझकर धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद करने शुरू किए। सरकारों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके सरकारी शिक्षा के स्तर को कमजोर किया और प्राइवेट स्कूल खोलते चले गए, प्राइवेट कॉलेज खोलते चले गए। और प्राइवेट स्कूलों में जो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें भी अगर एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ ले तो मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल के अंदर एक बच्चे की पढ़ाई पे कम से कम 7-8 हजार रुपया महीना खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, यानी केवल 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक परिवार को कम से कम 15 से 20 हजार रुपया महीना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर, किसान, क्या उनके 99% लोग ऐसे नहीं है जिनके पूरे परिवार के अगर इनकम को जोड़ ले तो देश के 99% हमारे गरीब लोग, हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, 99% लोग ऐसे जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ लें तो 10,000 से 20,000 रुपया महीना होती है। तो जिसके पूरे परिवार की इनकम 10,000 से 20,000 रुपया महीना बैठती है, क्या वो अपने 2 बच्चों के पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल के ऊपर खर्च करने के लिए 15 से 20,000 रुपये महीना खर्च सकता है? क्या नहीं खर्च सकता ना। तो ये साजिश किसने रची और क्यों रची और कब रची? जब तक इस सच को आप नहीं जानोगे तब तक आपका उद्धार होने वाला नहीं है।
लेकिन आपने इतना समय निकाल दिया, 30-40 सालों में तो सब कुछ बर्बाद हो गया। एक तरफ इन्होंने सरकारी स्कूल कमजोर कर दिए, दूसरी तरफ 1.5-2 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए, तीसरी तरफ महंगे महंगे प्राइवेट स्कूल खोल दिए। फिर भी किसी तरह अगर आपके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ गए, उन्होंने मेहनत मशक्कत करके अगर वो इंजीनियरिंग में मेडिकल में सेलेक्ट भी हो गए, तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बच्चे की 4 साल की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ लिए जाए तो केवल इंजीनियरिंग कराने के लिए एक बच्चे के लिए एक माँ बाप को कम से कम 10 से 15 लाख रुपया चाहिए। क्या देश में 99% लोग जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, क्या वो एक बच्चे के इंजीनियर मेडिकल बनाने के लिए 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा उठा सकते हैं क्या? इसका मतलब आपके बच्चों से साजिश के तहत उन्होंने एजुकेशन को छीन लिया। वो काबिल भी बन जाएंगे, प्रतिभा भी होगी, लेकिन पैसे के अभाव में आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। और दूसरी तरफ आपके बच्चे रिजर्वेशन की वजह से नौकरी में आने ही शुरू हुए थे, क्योंकि एक तरफ ईडब्ल्यूएस, जनरल कैटेगरी को ईडब्ल्यूएस के नाम पर अभी आरक्षण दिया गया, 4 साल पहले लगभग 4 दिन के अंदर आरक्षण दे दिया, 1 दिन कैबिनेट में पास किया। और वो आरक्षण ईडब्ल्यूएस का किसी ने मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी उनको 4 दिन में दे दिया। 1 दिन कैबिनेट में पास हुआ, अगले दिन लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा डिसॉल्व हो रही थी, 1 दिन बढ़ाया गया और उस दिन राज्यसभा में तीसरे दिन पास हो गया, चौथे दिन राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए, अधिसूचना जारी हो गई। 4 दिन के अंदर बिना मांगे 12% लोगों को 10% आरक्षण दे दिया गया 4 दिन के अंदर। और दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के लोग 1951 में पहले से था रिजर्वेशन, 1951 में काका कालेलकर आयोग बना, उसकी रिपोर्ट आई, खत्ते में डाल दी। फिर 77 में प्रोफेसर बीपी मंडल जी के नेतृत्व में बना आयोग, फिर रिपोर्ट आई, फिर खत्ते में डाल दी। फिर 7 अगस्त 1990 को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शाम के समय मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की, पूरे देश में आग लग गई। कोर्ट के अंदर केस गया, कोर्ट ने जाते ही स्टे कर दिया। 1992 में जजमेंट आया, उसके बाद लगभग 1 साल लग गया नोटिफिकेशन जारी होने में, 93 में लागू हुआ और अभी तक पूरा नहीं मिला। आप इतने दिन से ओबीसी महासभा के लोग लड़ रहे हैं, इतने दिन से आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन अभी तक भी नहीं मिल रहा। झारखंड में अभी भी पास हुआ है बिल, कितने साल, मतलब सालों साल तक पिछड़े वर्ग के लोग अपने आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। उनकी 52% के करीब जनसंख्या है, लेकिन उनको 27 भी पूरा नहीं मिला। और जिनकी टोटल जनसंख्या 12% है, उनको 10% तो ईडब्ल्यूएस में दे दिया और बाकी का 40% और 50% तो वो मिल गया। 100 में से 50% मिल गया, लेकिन साथ में जो रोस्टर पॉइंट है उसमें अगर 3 वैकेंसी निकालते तो तीनों जनरल की जाती है, एक भी ना एससी को, ना एसटी को, ना ओबीसी को। लेकिन हमारे लोग समझते हैं कि 49.5% एससी एसटी ओबीसी को मिल रहा है, लेकिन वैकेंसी 3 निकलती है तो तीनों जनरल को जाती है। ये आप लोग को पता है? नहीं पता? नहीं पता होगा आपको। अगर केवल 3 वैकेंसी निकलेंगी तो तीनों जनरल को जाएंगी, 4 निकलेंगी तो 3 जनरल को, 1 ओबीसी को जाएगी, 6 निकलेंगी तो 5 जनरल को, 1 ओबीसी को जाएगी, 7 निकलेंगी तो 5 जनरल को, 1 ओबीसी को, 1 एससी को जाएगी। अगर 13 वैकेंसी निकलेंगी तो 13 में से 1 एससी को जाएगी, 2 ओबीसी को जाएंगी, 8 जनरल और ईडब्ल्यूएस भी जनरल, 8 जनरल को जाएंगी। लेकिन क्या यहां और गंदा पानी पीते रहो तो क्या आपका दवाई लेने के बावजूद इन्फेक्शन दूर हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना। तो अगर आप बीमारी के कारण को जानोगे ही नहीं तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे केवल एक एग्जाम्पल बता दो पूरी दुनिया के अंदर से, एक एग्जाम्पल। कोई व्यक्ति अगर गंभीर रूप से बीमार हो जाए और डॉक्टर कहे तुम्हारा बड़ा ऑपरेशन होना है, 20 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तुम 20 यूनिट ब्लड का इंतजाम करो, तो पूरे दुनिया में एक एग्जाम्पल दिखा दो
जिसको जानवर का ब्लड चढ़ जाए। चढ़ेगा क्या? नहीं चढ़ेगा ना। किसका ब्लड चढ़ेगा? इंसान को, इंसान का। तो मुझे नंबर पूरे दुनिया में से दिखा दो जो ये कहे मुझे ईसाई चाहिए। जो मरने वाला है, जिसका ऑपरेशन होने वाला है, जिसकी जान बचनी है, वो कहता कोई भी आके ब्लड डोनेट कर दे, मुझे ब्लड डोनेट करवा दो, मेरी जान बचा दो। इसका मतलब कुदरत ने इंसान पैदा किया, चालाक इंसानों ने जातियों का निर्माण किया। और जाति हमारे बीमारी की कारण है। हमारे साथ जाति की वजह से उत्पीड़न होता है। तो जब जाति ही बीमारी का कारण है तो फिर जाति को पकड़कर क्यों बैठे हो? जातियों को छोड़ क्यों नहीं देते? जाति को खत्म क्यों नहीं कर देते? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जाति का विनाश करना, इसीलिए 1935 का जो उनका भाषण किताब के रूप में छपा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। उन्होंने कहा था मैं भारत बौद्ध में करी, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। इसीलिए उन्होंने जाति का विनाश करके, जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, लेकिन जब वो नदियां अंदर से एक लोटा पानी निकाल के बता सकता है कि ये किस नदी का पानी है? कोई नहीं बता सकता ना। तो वो किस चीज का पानी बताएगा? वो कहेगा इस समुद्र का पानी है। उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये बीमारी समझ गए थे कि जाति एक बीमारी है, अभी जातियों को खत्म करना होगा। इसीलिए वो चाहते थे भारत बौद्ध में बने। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, पूरा भारत बौद्ध था। सम्राट अशोक के टाइम पर लेके म्यांमार से ईरान तक, जिसमें अफगानिस्तान भी, ईरान का हिस्सा भी, पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, म्यांमार भी, नेपाल भी, भारत भी, तिब्बत भी, ये पूरा भारत बौद्ध में था। लेकिन षड्यंत्रकारी ताकतों ने उनके बाद मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ की हत्या की, और उनकी हत्या करने के बाद सारे बौद्ध मठ, 84,000 बौद्ध मठ तोड़े, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई, बौद्ध साहित्य जलाकर बौद्ध धर्म को निस्तेनाबूद किया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत में बुद्ध के धर्म को वापस लेकर आए। और मुझे पता है जिस तरह लोग विषमतावादी लोग जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा कर रहे, देश को बांट रहे हैं, मुझे लगा भारत को बचाना है तो भारत के संविधान को बचाना बेहद जरूरी है। मैं सैल्यूट करता हूं अपने साथियों को जो भारत के संविधान को बचाने की संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। आज भारत के संविधान को बचाने की जरूरत है। आज भारत से जाति उन्मूलन की जरूरत है। आज आपस में जातियों को खत्म करके रोटी बेटी का रिश्ता करने की जरूरत है। इसलिए हमने संकल्प किया मिशन जय भीम के माध्यम से जाति छोड़ो, समाज जोड़ो और अपने पूर्वजों के धम्म में, बुद्ध धम्म की विरासत में, अपने पूर्वजों की विरासत में घर वापसी करो। इसीलिए हमने 5 अक्टूबर 2022 को 10,000 से ज्यादा अनुयायियों के साथ अपने बुजुर्गों के धम्म में, बुद्ध के धम्म में वापस आकर दीक्षा लिया और बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराकर हमने संकल्प किया कि हम भारत में संविधान को हर कीमत पर बचाएंगे, हम भारत में विषमता को खत्म करेंगे, हम भारत में न्याय का शासन कायम करेंगे। जो लोग 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध करते हैं, अरे बिना पढ़े विरोध मत करो भाई, पहले 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ तो लो। जब पढ़ लोगे उसके बाद खुद ही आप कहोगे कि इनमें तो अच्छाई है, इससे तो देश बचेगा। भाई बाबा साहेब का संविधान खुद कहता है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है, और हम बाबा साहेब के बच्चे हैं, बाबा साहेब के संविधान को मानते हैं। हम सभी धर्मों की आस्था की इज्जत भी करते हैं, लेकिन जिस तरह हम दूसरे के धर्मों की आस्था की इज्जत करते हैं, अगर हम तथागत बुद्ध को मानते हैं तो इसमें आपका आपत्ति क्यों? आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। और हम तो भारत के धर्म, जो भारत से निकल के पूरे दुनिया को शांति और मानवता का, समता, करुणा, मैत्री और न्याय का संदेश दिया, हम तो उस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम भारत को बचाएंगे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम भारत को बचाएंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे। इसके लिए चाहे जो मर्जी कुर्बानी देनी पड़े। ये मंत्री की कुर्सी तो बहुत छोटी कुर्सी है। यह कुर्सी भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दी है। अरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अगर ये रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते तो ना हम नौकरियों में आ पाते, ना हम पढ़ पाते, ना मैं वकील बन पाता, ना मैं एमएलए बन पाता, ना मैं मंत्री बन पाता। मैं अगर वकील बना तो बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन की वजह से पढ़ने की, अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को ना लड़ पाया तो इस कुर्सी का क्या चार्ज डालूंगा?
आज मेरे भाइयों की, छोटे बच्चों की घड़ा छूने पर हत्या हो रही है, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के हत्या हो रही है, मंदिर प्रवेश करने पर, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है। क्या हम हिंदू नहीं है? आप हमें हिंदू भी मानते हो और जब हम घड़ा छू लेते तो हमारी हत्या कर देते हो, कहते हो छूते घड़ा छू लिया। आप हमें हिंदू भी कहते हो और हम मंदिर में प्रवेश कर ले या मूर्ति छू ले तो आप हमारी हत्या करते हो कि मंदिर को अपवित्र कर दिया, भगवान को अपवित्र कर दिया। अरे भाई, इन मूर्तियों को बनाते भी हम ही हैं, देश में अन्न भी हम उगाते हैं, देश में निर्माण का काम भी हम करते हैं। इतनी नफरत मत करो हमसे। देश में प्यार पैदा करो तो प्यार पैदा होगा, देश में नफरत पैदा करोगे, जहर बोलोगे तो जहर पैदा होगा, नफरत पैदा होगी। देश को जोड़ना जरूरी है, देश से प्यार करना सीखो, भारतीय बनो और भारतीय होने पे गर्व करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप जातियों को छोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस आने का काम करेंगे और अगले आने वाले सालों में पूरा भारत बुद्ध की ओर चल पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।